हाँ जी जी, नमस्ते। अभी आप अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ रहे हो। हमने आपको उसके सुधारों के बारे में दो बताए थे। दो सुधार जो राजस्व संबंधी सुधार बताया था, दूसरा सेना संबंधित बताया था। अभी आप जो पढ़ोगे आर्थिक, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार, है ना। ऐसे ऐसा है कि आर्थिक क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए अपने दिल्ली सल्तनत में। तो उसने वस्तुओं और अनाजों के भावों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। और इसका जो है उसकी सेना से गहरा संबंध था। उसने एक बहुत बड़ी विशाल सेना गठित की थी। और उसमें क्योंकि उसका जो वो जो था साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का पोषक था, महत्वाकांक्षी था। और वो अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करना चाहता था। तो इसलिए क्या है कि उसको सेना की बहुत ज़रूरत थी। और अगर इसके पास इतनी सेना नहीं है तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए इसकी सेना की व्यवस्था के लिए उसका जो बाजार नियंत्रण है वो उसके की व्यवस्था की थी। अब जो हम बताएंगे कि अलाउद्दीन के द्वारा लागू की गई बाजार प्रणाली क्या थी। इसको समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको उस पर हम गौर करें। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के क्या उद्देश्य थे। दूसरा, बाजार नियंत्रण क्या था और उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया गया था। और तीसरा, क्या दिल्ली में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी या दिल्ली सल्तनत के अन्य नगरों में भी इसे लागू किया गया था। चौथा, अलाउद्दीन ने जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया था क्या उसमें वो सफल हो सका। इससे समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सारे हम सवालों के जवाब हम उसके बाजार और वस्तु नियंत्रण व्यवस्था में हम देखेंगे। तो जहाँ तक बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य का प्रश्न है, तो जियाउद्दीन बर्नी जो है उसने बताया है कि सुल्तान ने विशाल सेना के खर्चे की समस्या को हल करने के लिए इसे लागू किया था। सैनिकों को अगर अच्छा वेतन मिले तो ये मतलब वो अधिक अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। हमने जैसे देखा है कि उस अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतनों को बढ़ाया था। वैसे भी उसने जितने भी सरकारी विभाग थे वहाँ पर उसने कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन बढ़ाए थे ताकि वो सम्मानपूर्वक जिंदगी बसर कर सके और भ्रष्टाचार से दूर रहे। तो हमने ये देखा ही है। तो ये इन बातों पर हम गौर करते हैं तो इस तथ्य पर हम पहुंचते हैं कि अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था लागू क्यों की थी। इसके लिए क्या है कि अलाउद्दीन ने दैनिक काम में आने वाली जो वस्तु है जिसको मतलब सैनिक यूज करते हैं उसके दाम जो है वो सस्ते कर दिए थे ताकि सभी आवश्यक चीज़ें मतलब लोगों को यानी सैनिकों को प्राप्त हो सके और बाज़ार के भावों से ये कम मूल्य में उनको उपलब्ध होती थी।
तो ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सैनिकों को तो लाभ मिलता ही था, साथ ही साथ दिल्ली की आम जनता को भी ये लाभ मिला था, क्योंकि जिन दुकानों को पर सैनिक खरीदने जाते थे वहाँ जनता भी जाती थी, तो जनता को भी ये लाभ मिला था। अच्छा, इस संबंध में दूसरी बात यह भी है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या दिल्ली में ही लागू थी या साम्राज्य के या दिल्ली सल्तनत के अन्य हिस्सों में भी लागू थी। तो इसमें हम जो है बर्नी ने जो तारीख़ फिरोज़शाही लिखी थी उसमें उसने बताया है कि ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, दिल्ली के बाहर नहीं थी। इस संबंध में डॉक्टर के.एस. लाल जो है उन्होंने भी अपनी पुस्तक जो है खिलजी वंश का इतिहास में भी अच्छी विवेचना की है। उनका मानना है कि बर्नी जो जियाउद्दीन बर्नी है, बर्नी नियंत्रित बाजार के दीवान ए रियासत या शहनाए मंडी जैसे अधिकारियों के कार्यकलापों का उल्लेख करता है। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि वे लोग केवल दिल्ली में ही नियुक्त किए गए थे, दिल्ली के अलावा किसी अन्य नगर में ये शहना या दीवान रियासत नियुक्त किए जाने का उल्लेख जो है बर्नी के वृत्तांतों में नहीं मिलता है। दूसरे, व्यापारी और दुकानदारों को दीवान रियासत में अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ता था तथा दिल्ली में ही रहने एवं वहाँ व्यापार करने के संबंध में करार करना पड़ता था, है ना। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि उनके दिल्ली के बाहर जहाँ मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू नहीं होने के कारण उन्हें अधिक लाभ होने की संभावना थी, चले जाने की आशंका बनी रहती थी। यदि यह आशंका नहीं होती तो उन्हें दीवान ए रियासत में इस प्रकार का करार क्यों नहीं करना पड़ता। ठीक है बच्चों। तीसरा जो हम बताएंगे कि सराय अदल करके एक जो दिल्ली में कपड़ा बाज़ार है जिसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी जो बताता है कि दिल्ली के बाहर रेशमी कपड़ा दिल्ली से 4-5 गुना अधिक मूल्य में बिकता था। यदि दिल्ली के बाहर यदि मूल्य नियंत्रण होता तो दिल्ली के बाहर भी अगर वस्तु का कोई भी चीज़ का मूल्य नियंत्रण होते तो दिल्ली में कम मूल्यों पर कपड़ा खरीदकर यहाँ से बाहर ले जाकर महंगे दाम पर बेचने के लिए रोका जाता। बेचने से रोकने के लिए उमरा आदि को दीवान रियासत से आज्ञा पत्र प्राप्त करना क्यों आवश्यक किया जाता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी वो केवल दिल्ली में ही लागू थी, दिल्ली से बाहर नहीं थी। चौथा है, जियाउद्दीन बर्नी ने कई बार तस्कर व्यापारियों का भी उल्लेख किया है और वो लिखता है कि लोग दिल्ली में कम मूल्यों पर वस्तुएं खरीद करके अधिक मूल्यों पर बाहर जा कर के बेचते थे। इससे प्रतीत होता है कि वस्तुओं अनाजों का जो मूल्य नियंत्रण था वो केवल दिल्ली में ही था, दिल्ली में ही कम कीमत पर वस्तुएं मिलती थी और यहाँ से वस्तुएं खरीदकर बाहर अधिक कीमत पर बेचने और तस्कर व्यापार करने का
बेचने का काम जो है तस्कर लोग या तस्कर व्यापारी करते थे। कई बार मतलब पांचवा जो है जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि दिल्ली में वस्तुओं के सस्तेपन के कारण कई लोग जो है कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के बस गए। और छठा यह है कि बर्नी आगे ये भी लिखता है कि उन वर्षों में जब वर्षा नहीं होती थी और अन्य इलाकों में अकाल पड़ जाता था, तो दिल्ली में कोई अकाल नहीं पड़ता था और न ही वहाँ वस्तुओं के मूल्यों में जरा सी वृद्धि होती थी। तो बाजार नियंत्रण से दिल्ली में वस्तुएं सस्ती हो गई और वर्षों तक सस्ती रही। और जो है अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद ये जो है नियंत्रण व्यवस्था खत्म हो गई थी। अब आगे जो है अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के नियम जो लागू किए थे वो 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़ आक्रमण से लौटने के बाद जब वो दिल्ली आया, तब मंगोलों के जो आक्रमणकारी जो तरगी था उसने दिल्ली पर घेरा डाला था। सीधे दिल्ली पर, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसआक्सियाना के दवा खां ने ये सारे 6 बार भारत पर मंगोल आक्रमण करने के लिए अपने अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी थी। तो तब ये जो है 1303 में तरगी ने जब दिल्ली पर घेरा डाला था, तब ये जो है वहाँ बाहर से खाद्य सामग्री पहुँचना बंद हो गया था, क्योंकि घेरा डाल दिया तो कैसे आती। तो खाद्यान्नों में बहुत भयंकर कमी हो गई थी। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने वहाँ राजकीय भंडारों में खाद्यान्न एकत्रित करने व मूल्य नियंत्रित करने का निश्चय किया था। उसने यह भी अनुभव किया कि मंगोलों के आक्रमणों को विफल करने और राज्य विस्तार के लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य है और इतना व्यय तभी वो उठा सकता है जब वस्तुओं के मूल्य या अनाज के मूल्य नियंत्रित कर दिए जाए। अब जो हम दूसरा जो है वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिए उसने अलग एक सूची बनाई थी, जिसमें गेहूं के, जौ के, चने, चावल, शक्कर, घी, उड़द, मोठ, सरसों, जितनी भी खाद्य सामग्री है, गन्ना है, सुई धागा है, दैनिक आवश्यकता की और भी वस्तुएं होती है ना, तो इन सारी वस्तुओं के मूल्य उन्होंने निर्धारित किए हैं। और इसकी एक बहुत सूची जो है ये तारीख़ फिरोज़शाही में जियाउद्दीन बर्नी ने बताई है। इसके अलावा चांदी के भाव है, सोने के भाव है ना, सूती कपड़ों के भाव है, रेशमी कपड़ों के भाव है, और भी जो कपड़े होते हैं उनके भाव है, ये भी बताए हैं। खाद्यान्नों के साथ साथ जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो खाद्यान्नों कपड़े के भाव के अलावा, खाद्यान्नों के भाव के अलावा, अनाज के भाव के अलावा घोड़े, गाय है ना, बकरी है, मवेशी, और भी मवेशी है, दास दासियाँ है, जिसको हम गुलाम कहते हैं, नौकरानी, जो घर में नौकर नौकरानी होते हैं, इनके भी कीमत निश्चित की थी सभी वस्तुओं के लिए। अब जो हम दूसरा जो हम पढ़ेंगे कि सभी वस्तुओं के लिए सुल्तान ने अलग अलग बाज़ार बना दिए थे। अलग अलग बाज़ार बने, जैसे कि अनाज का बाज़ार अलग है, कपड़ों की मंडी अलग है, घोड़ों की अलग है, गायों की मंडी अलग है, दासों की अलग है, मवेशियों की अलग है ना। घोड़े के अलावा ऊँट भी है, बकरी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाथी भी होते हैं। तो इन सब के जो है अलग अलग बाज़ार बना दिए गए थे, क्योंकि उस ज़माने में जो
हाथी वगैरह जो होते थे, गाय गाय नहीं, ऊँट होते थे, तो इनको वाहन के रूप में भी प्रयोग करते थे। घोड़ों का, घोड़ा गाड़ी, हाथी गाड़ी, ऊँट गाड़ी। गायों का तो आप जानते ही हो कि दूध वगैरह हम घी, दूध है, दूध से बनी हुई अन्य चीज़ें बनाने के लिए भैंसों को, गायों को, बकरियों को पालते हैं। तो इन सब के जो है अलग अलग बाज़ार बना दिए थे। और कपड़ा मंडी जो थी वो सराय अदल नामक इमारत में बनाई गई थी। इसके अलावा बाज़ारों में फुटकर व्यापारियों की भी कई दुकानें होती थी, और जहाँ ये लोग जो है निश्चित मूल्य पर वस्तुएं बेचा करते थे। सैनिकों के साथ दिल्ली के जनता को भी सुल्तान ने इन वस्तुओं को खरीदने के लिए छूट दे दी थी। ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु है, ये वस्तुएं जो है वो सैनिक ही खरीदे, नहीं, आम जनता भी खरीदती थी। अब जो है आगे हम बताएंगे कि हमने जो तीसरा जो पॉइंट है वो हम ये बताएंगे कि बाज़ारों में चीज़ों की कमी न हो, इसके लिए बाज़ार से चीज़ों के जहाँ वे आसानी से उपलब्ध हो जाती थी मंगाने की उचित व्यवस्था की गई थी। और इस कार्य के लिए थोक घुमक्कड़ व्यापारी नियुक्त किए गए थे, जो बाहर से सभी आवश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते थे और अपना लाभ लेकर के निश्चित दाम पर फुटकर व्यापारियों को बेच देते थे और बेच देते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए अनाज दोआब से लाया जाता था और घुमक्कड़ व्यापारियों को अपना नाम मंडी में, अनाज की जो मंडी है जिसका शाहना होता था, उसके दफ्तर में दर्ज कराना पड़ता था, ताकि अपना नाम दर्ज कराए, ताकि वो अनाज लाए तो वो बता सके कि भाई ये अनाज है और हमने इतने दामों में हम लाए हैं। तो दर्ज कराना पड़ता था उन्हें अपना नाम। उन्हें यमुना नदी के तट के गांवों में बसने को कहा गया था, जहां से वे प्रदेश के सरकारी राजस्व कर्मचारियों, आमिलों, दरबारियों आदि की मदद से कृषकों से उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किए गए अनाज को खरीदकर दिल्ली में लाते थे। तो सुल्तान का अलाउद्दीन का यह आदेश था कि किसान भू राजस्व चुकाने के बाद ही जो शेष बचा हुआ जो अनाज है उन्हीं में से अपने परिवार के लिए आवश्यक अनाज बचा करके अतिरिक्त अनाज जो है सरकार द्वारा निश्चित दरों में शहनाए मंडी के दफ्तर में पंजीकृत घुमक्कड़ व्यापारियों को बेच दे। तो इस प्रकार जो है अनाज जो इस प्रकार से ये अनाज बेचा जाता था। और इसी तरह से मुल्तानी व्यापारियों द्वारा कपड़ा मुल्तान और देवगिरी से ला करके लाया जाता था। और इस पर भी बर्नी जो है जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि सुल्तान ने मुल्तानी व्यापारियों को सुविधा के लिए राजकोष से अग्रिम या एडवांस में धन दिया था, जिससे वो बाहर से कपड़ा खरीदकर दिल्ली लाए और नियंत्रित दरों पर सराय अदल नामक एक भवन है जो कपड़ा मंडी है वहाँ पर बेच दे। और कपड़ा व्यापारियों को सुल्तान द्वारा 20 लाख टंके जो है एडवांस के रूप में दिए गए थे। आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।